क्या गाइडलाइन के मुद्दे को आपने हाई कमान तक पहुंचाया है? कि अभी जो दरें लागू की गई हैं वो पूरी तरह विचार विमर्श कर लागू नहीं की गई हैं। 2 नंबर के तरीके से करनी पड़ेगी, जिसको वो वापिस करेगा कि आने वाले 3 साल के लिए तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। theLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ में 11 सांसद हैं, लेकिन एक सांसद ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के जन सरोकार हो, छत्तीसगढ़ की जनता का मामला हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर छत्तीसगढ़ में हो। उनका नाम है बृजमोहन अग्रवाल, जो सवालों से नहीं घबराते, सवालों को उठाने से नहीं घबराते और तमाम सवाल जो जनता के लिए जरूरी हो पूरी ताकत और पूरे साहस के साथ पूछते हैं। सरकार से संवाद करते हैं अपनी, और निश्चित तौर पे जनता के साथ खड़े रहते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी ने अभी हाल में जब कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 100 से 800% की वृद्धि की गई तो उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि ये जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बिना और जमीनी हकीकत को बिना देखे इस तरह की दरें लागू की गई हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, अगर जनहित के पैमाने पर देखा जाए तो ये जो कलेक्टेड गाइडलाइन दरों का नया जो आया हुआ है रेट, वो उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो निर्णय हुआ, ये निर्णय क्योंकि वित्तीय वर्ष का आखिरी 3 महीना चल रहा है और इसलिए इसको वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको लाना चाहिए और साथ में इसके ऊपर में विचार विमर्श करना चाहिए। जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जमीन वाले हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो छोटे प्लॉट खरीदने वाले लोग हों, चाहे वो किसान हों और राजनीतिज्ञ लोग, क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ के प्रमुख राजनीतिज्ञ लोगों से भी बातचीत कर बैठाकर, समाज के लोगों से बातचीत कर उसके बाद में इस प्रकार के निर्णय होने चाहिए। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए और उस समिति में सभी लोगों को शामिल कर और उनसे विचार विमर्श कर फिर अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको लागू करें और अभी इसको स्थगित कर दें। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी जो दरें लागू की गई हैं वो पूरी तरह विचार विमर्श कर लागू नहीं की गई हैं, जल्दबाजी में लागू कर दी। आपसे आपने लिखा कि हजारों लोगों से मुलाकात हुई, निश्चित तौर पे मिले होंगे। क्या लोग फैसले से इतना नाराज थे कि सीएम को चिट्ठी लिखनी पड़ गई? निश्चित रूप से, क्योंकि ये फैसला अचानक आया जी, और अचानक आया तो आम आदमी जो मीडियम क्लास का है, लोअर क्लास का है, किसान है, बहुत से लोगों के सौदे किए हुए हैं और एकदम से गाइडलाइन रेट बढ़ने से लोगों के पास में उतने पैसों की व्यवस्था होना, अकाउंट में उतने पैसों की व्यवस्था होना, फिर क्योंकि अगर 100 रुपए की चीज जिसके ऊपर में पंजीयन शुल्क 10 रुपए लगता था जी, अब वो सीधी 1000 रुपए की हो गई तो उसके ऊपर में 100 रुपए लगेगा। बिल्कुल। तो उससे पंजीयन शुल्क का भार भी आम आदमी पर बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इससे किसान जो है, किसानों पर कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर किसी किसान की आज के समय पर वो जमीन 20 लाख रुपए की है और उसका गाइडलाइन में 1 करोड़ रुपए मूल्य कर दिया गया, जी, तो जमीन तो बिकेगी 20 लाख रुपए में, परंतु उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी 1 करोड़ रुपए में। समझिए, 80 लाख रुपए उसको, जिसको वो जमीन बेचेगा उसको वापस करना पड़ेगा और 20 लाख रुपए की जमीन पर टैक्स जो लगता वो 2 लाख रुपए लगता। अब उसके ऊपर में जो पंजीयन शुल्क है सीधा सीधा 10 लाख रुपए लगेगा। समझिए, इस मैथमेटिक्स को समझिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी नहीं पता होगा
जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बता रहे हैं। अब छोटे प्लॉट धारी हैं, मान लीजिए किसी ने 1000 फीट का प्लॉट खरीदा, हाँ। और 1000 फीट का प्लॉट उसने अगर खरीदा है 10 लाख रुपए में, हाँ, हाँ, अब वो 1000 फीट के 10 लाख रुपए के प्लॉट की कीमत अगर 1 करोड़ रुपए हो गई, अब उस 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की कीमत पर 10 लाख रुपए के प्लॉट पर तो 10 लाख रुपए से पंजीयन शुल्क लग जाएगा। और प्लॉट तो 10 लाख रुपए में ही खरीदा है, परंतु 90 लाख रुपए की व्यवस्था उसको अन्य तरीके से 2 नंबर के तरीके से करनी पड़ेगी, जिसको वो वापिस करेगा बाद में। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी। अच्छा, एक चीज बताइए, इस पर जमीन के जो बड़े कारोबारी हैं या जमीन के दलाल हैं, हाँ, जो छोटे दलाल हैं, ये धंधा करते हैं उसको उन पर क्या असर पड़ते हैं आप देख रहे हैं? देखिए, जमीन के दलाल और जमीन के जो कारोबारी हैं, वो वास्तविक स्टेक होल्डर नहीं है। जमीन के कारोबारियों से तो जो उनके मकान खरीदेगा, जो उनके फ्लैट खरीदेगा, आखिर जाकर उपभोक्ता के ऊपर में असर पड़ेगा। जो दलाल हैं वो तो मीडिएटर हैं, बिल्कुल, पैसा तो उपभोक्ता के जेब से जाएगा, बिल्कुल, और इससे सीधा प्रभाव उनको कोई प्रभाव नहीं। कुल मिलाकर तो मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ का जमीनों का लेन देन का व्यवसाय होता है, और वो 1 लाख करोड़ का अगर व्यवसाय होता है तो वो पैसा बाजार में आता है। बाजार में आता है तो मजदूरों को भी पैसा मिलता है, वो रेस्टोरेंट वाले को भी मिलता है, वो ठेले वाले को भी मिलता है, वो चाय वाले को भी मिलता है, तो सब प्रकार के लोगों को पैसा मिलता है। ठीक है। तो वो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि जब इस प्रकार की डिस्पैरिटी होगी तो पूरे बाजार में हलचल मची हुई है, और वो हलचल मची होने के कारण पूरा बाजार, मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल के लिए तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। किसके हित में लिया गया फैसला, आपको क्या लगता है? आपने सोचा तो होगा, बात किया सीएम साहब से इस बात को लेकर के? देखिए, मेरी जानकारी में मुझे लगता है कि इसके ऊपर में जितना विचार विमर्श कैबिनेट में होना चाहिए, प्रमुख लोगों के साथ में जितना विचार विमर्श होना चाहिए, जो इन सब कामों से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में जो विचार विमर्श होना चाहिए, ये सब विचार विमर्श नहीं हुआ है। ये कुछ अधिकारियों के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर और इसको लागू कर दिया गया, और मुझे तो लगता है शायद मुख्यमंत्री जी की भी जानकारी में ये नहीं रहा होगा। बिल्कुल, ये उनकी लागू होने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी आया होगा। मेरी जानकारी में ये है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन पर कुछ बड़े बिल्डर्स और बड़े कारोबारियों के साथ मिलकर के, अधिकारियों की बात भी आपकी सच है, मिलकर के ये पूरा का पूरा ये रचा गया। देखिए, मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं, बहुत बार मुझे भी लगभग 15 और 3 18 साल मंत्री रहने का अवसर मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता हमको चुनकर भेजती है, तो जनता को हमारे निर्णयों से किस प्रकार की परेशानी हो सकती है ये हम जानते हैं। बिल्कुल। और जब कई बार ब्यूरोक्रेट्स हमारे सामने कुछ ऐसी फाइलें ले आते हैं जो हमको लगता है अटपटा है, तो हम उनको रोक देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम मुख्यमंत्री जी के पास कोऑर्डिनेशन में भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो आपस में समन्वय होना चाहिए, वो समन्वय, आपस में बातचीत होनी चाहिए, मुझे लगता है उसकी कमी इसमें रही। दर्शकों, एक चीज बता दें, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो बता रहे हैं 18 साल तक मंत्री रहे, सिर्फ मंत्री नहीं रहे, काम करने वाले मंत्री रहे, लगातार काम करते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। तो समन्वय की कमी तब है जब वो केंद्र में है, जब वो सांसद बन गए हैं, और छत्तीसगढ़ में उन जैसा प्रबुद्ध कोई मंत्री फिलहाल बीजेपी में नहीं दिखाई देता, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। आपने अर्थव्यवस्था की छत्तीसगढ़ की बात की ब्रिजमोहन जी, कि चरमरा जाएगी अगले 3 साल के लिए, क्या इसका भान नहीं है? क्या आपने इसके लिए केंद्र में किसी को चिट्ठी लिखी? क्या इसके लिए चिट्ठी नहीं, क्योंकि इसके लागू होने के बाद मुझे लगा कि जिस प्रकार से वहां पर इस निर्णय से असंतोष पैदा हुआ, तो मुझे लगा 7 दिनों में कहीं ना कहीं इसके ऊपर में सरकार जल्दी निर्णय करेगी। तो 7 दिन तक मेरे पास लोग आते रहे, मिलते रहे, अपनी समस्याओं को बताते रहे। वो जाकर मंत्रियों से भी मिले, सब लोगों से मिले, परंतु जब मुझे ऐसा लगा
कि शायद इसके ऊपर में जितनी गंभीरता से पुनर्विचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो मैंने एक सुझावात्मक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा कि इसको फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए। स्थगित कर कर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाना चाहिए। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में जो युक्तियुक्तकरण कर कर उसके बाद में इसको लागू करना चाहिए। आपको कोई संकेत मिल रहा है कि इस फैसले पर पुनर्विचार हो रहा है? मैं तो दिल्ली में हूँ, अब जब मैं रायपुर जाऊंगा तब जानकारी मिलेगी कि, और मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत सदासही हैं और वो हर बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर निर्णय करते हैं। जल्द ही वो इस मामले में निर्णय करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे काला धन हतोत्साहित होगा और एक नंबर के धन से जमीन की खरीद बिक्री बढ़ जाएगी। ये भी कह रहे हैं कि बैंक से कर्ज अधिक मिलने लगेगा। इस तरह की बात भी आ रही है, आप क्या कहेंगे? अब लोग 10 मुंह 10 बात हो सकती है, पर जो वास्तविक बातें हैं वो मैंने आपके सामने कही। एक चीज बताइए, बिजली की दरों को लेकर के भी सरकार बैकफुट पे आई है, लेकिन जैसा पिछली सरकार में था कि 400 यूनिट पर आधी थी, यहाँ पर 200 यूनिट पे खाली आधी दी जा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि इसको थोड़ा सा और जन सरोकारी होना चाहिए अपनी सरकार? ऐसा नहीं है, ये पहले ही 400 यूनिट पे उसको आधा किया गया है जी। पहले भी 400 यूनिट पर आधा था। हाँ। और मुख्यमंत्री जी से इस बारे में हमारी चर्चा भी हुई थी। हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था जल्दी इस पर निर्णय करेंगे। हाँ। और उन्होंने निर्णय कर लिया। लगभग पुराना जो निर्णय था वही निर्णय अभी भी लागू किया। एक बात आपको लगता है कि देवेश मोहन जी बहुत ईमानदार जवाब चाहते हैं कि सरकार में जो कम अनुभवी लोग हैं उनके कारण फैसले जो हो रहे हैं वो सुविचारित नहीं हो रहे हैं, समन्वय के साथ नहीं हो रहे हैं, इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? क्योंकि मैं आप साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। आखिर किसी को जिम्मेदारी मिलेगी तभी तो उसका अनुभव आएगा। तो इसलिए नए लोगों को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। और निश्चित रूप से जब हम गलती करते हैं तब उसी से सीखते हैं। तो अभी तो 1 साल तक तो चुनाव में पूरी सरकार उलझी रही। बिल्कुल। अब ये दूसरा साल है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि निर्णयों में सुधार कर और गलतियों से सीख कर और आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे। क्या गाइडलाइन के मुद्दे को आपने हाईकमान तक पहुंचाया है? ये मुझे लगता है कि राज्य सरकार इसके ऊपर में माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी निर्णय करेंगे। और अगर आवश्यकता होगी तो हम जिस स्तर पर भी बात करने की आवश्यकता है वहां पर हम बात करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं, क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने तमाम फैसलों पर, अपने चूंकि आपका अनुभव बहुत ज्यादा रहा है, तमाम फैसलों को लेकर के आपसे राय मशवरा करते हैं कि नहीं करते? हमसे बातचीत होती रहती है। बातचीत होती है तो विभिन्न विषयों पर भी बातचीत होती है, राय मशवरा भी होता है। तो दर्शकों, आपने सुना बृजमोहन अग्रवाल जी को हमेशा की तरह बेबाक और साफ शब्दों में अपनी बात कहते हुए और जनता के साथ खड़े हुए गाइडलाइन की दरों का विरोध कर रहे हैं। कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता इस बात पे खुश हो सकती है कि एक नेता ऐसा है, एक सांसद ऐसा है जो उनके साथ खड़ा है। नहीं, ये आप, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी सरकार को सुझाव दे रहा हूँ। बिल्कुल। जनहित में निर्णय लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हमारी सरकार है जी, और हम हमारी सरकार को अनुभव के आधार पर सुझाव देने का अधिकार रखते हैं और हम सुझाव तो आप अपने पत्र को सुझाव मानते हैं, आप विरोध नहीं मानते? मैंने लिखा भी है सुझाव। मैंने लिखा भी है कि मेरा सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उच्च स्तरीय कमेटी बनाना चाहिए। बिल्कुल। और उस कमेटी के निर्णय तक वर्तमान गाइडलाइन की जो जारी की गई है उसको स्थगित करना चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष में उसको लागू करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इसको सुनेंगे और जो बृजमोहन जी कह रहे हैं उसको लागू करके जनता को लाभ देंगे। धन्यवाद। नमस्कार। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। thelens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।